हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रामास्वामी नायकर के बारे में चर्चा करेंगे और यूजीसी नेट के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इनके विचार हैं, चाहे वो सामाजिक विचार हैं, चाहे वो जाति व्यवस्था के ऊपर हों, चाहे वो धार्मिक विचार हों, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रवाद को लेकर के विचार हों, ठीक है, ये सारे विचार इनके रिलेवेंट हैं। इसलिए इनका टॉपिक भी उतना ही रिलेवेंट है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दूसरी बात, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में रामास्वामी नायकर के हम सामाजिक विचार को पढ़ेंगे, ठीक है, सोशल आइडियाज को पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में इनके हम पॉलिटिकल आइडियाज को पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों आइडियाज जो हैं, इनके दोनों थॉट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशल आइडियाज हो चाहे वो पॉलिटिकल आइडियाज हो, ठीक है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो इस संदर्भ में आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आप लोग कमेंट विशेष तौर पर जरूर करें कि आपको ये पीपीटी स्लाइड्स कैसी लग रही है, क्योंकि इसमें हमने डार्क बैकग्राउंड यूज किया हुआ है। और अगर ये पीपीटी स्लाइड्स अच्छी लगेंगी तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जब हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे किसी अदर थिंकर्स का, तो उसमें हम पुरानी स्लाइड्स पे चले जाएंगे, जैसे कि हम अभी तक हिंदी वन साइडेड एंड वन साइडेड इंग्लिश, ठीक है, इस तरीके से चलती रही। तो उन सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। चलते हैं स्वामी पेरियार के ऊपर, ठीक है, देखते हैं इनके क्या विचार हैं, क्या इनका जीवन परिचय है, क्या इनके थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। 1879 के अंदर इनका जन्म होता है और 1973 में इनकी डेथ हो जाती है। चलिए सामान्य परिचय देखते हैं इनका। ईवी रामास्वामी का जन्म जो है मद्रास प्रांत यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में इनका जन्म होता है। और जो जन्म इनका होता है वो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ी जाति में इनका जन्म होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये बहुत ही पिछड़ी जाति में इनका जन्म होता है। और इन्होंने क्या किया, पिछड़ी जाति में जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने देखा कि पिछड़ी जातियों के साथ क्या क्या अत्याचार होता है समाज में, ठीक है। उन अत्याचारों को इन्होंने निशाना बनाया और इन्होंने देखा कि हिंदू प्रतीकों को इन्होंने क्या किया, निशाना बनाया। और यह सामाजिक क्रांतिकारी दक्षिण भारत का जननायक बन गया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि हिंदू जाति में वर्ण व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, जाति व्यवस्था विद्यमान है, ठीक है, सामाजिक स्तर पर भेदभाव विद्यमान है। तो इन्होंने कहा कि हम जो हिंदू धर्म के अंदर जो भी प्रतीक हैं उनको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे और सामाजिक समानता की स्थापना की बात इन्होंने की, ठीक है। इसीलिए इनको दक्षिण भारत का जननायक भी कहा जाता है। जिन महान विचारकों ने जाति प्रथा के दंश को झेल इसके विरोध में आंदोलन का आगाज किया, उसमें आप देखेंगे ज्योतिबा फूले आते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर आते हैं, पेरियार आते हैं, क्योंकि इन्होंने, ये ऐसे महान विचारक हैं जिन्होंने जाति प्रथा के दंश को इन्होंने बहुत ज्यादा झेला और जाति प्रथा से प्रताड़ित होकर के इन्होंने इस जाति प्रथा का ही विरोध करना शुरू किया, ठीक है। देखिए कोई भी चीजें तभी समाज में इन्वेंशन होता है जब आपको रिक्वायरमेंट उस चीज की होती है, ठीक है। चलिए E.V. Ramaswamy was born into the socially backward caste इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि अभी तमिलनाडु में आती है, उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी कही जाती थी। दिस सोशल रेवोल्यूशनरी हु टारगेटेड हिंदू सिंबल्स वाज अ पॉपुलर लीडर ऑफ द साउथ इंडिया। Among the great thinkers who suffered the stings of the caste system and initiated movements against it, जैसे ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर एंड द पेरियार वर द मेन फिगर्स, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जो बहुत ही सफर्ड हुए हैं कास्ट सिस्टम को लेकर के। और जब ये सफर्ड हुए कास्ट सिस्टम को लेकर के तो इसी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में इन्होंने मूवमेंट इनिशिएट कर दिया, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर साहब और पेरियार साहब का नाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ आप कमेंट और अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। चलते अगला देखते हैं, इसी में इनका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। पेरियार एक सम्मान सूचक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है कि मान्यवर या महामान्य या पूज्य व सम्मानित व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। पेरियार का बहुत सारे अर्थ हैं जिसको हम कह सकते हैं मान्यवर, महामान्य या बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। चलिए, भारत में रामास्वामी नायकर ब्राह्मण विरोधी कार्यकर्ता, तर्कवादी थे ये, और अपनी बात को आक्रामक ढंग से बोलने वाले वक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने खास करके ब्राह्मणों के विरोध में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि ब्राह्मण का इनका जो एक तरीके से खास करके विरोध इसलिए रहा
क्योंकि पेरियार एक बार काशी की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, काशी जाते हैं तो वहां पर इन्होंने देखा कि जो गैर ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। तो इस विचार से जो पहले पेरियार आस्तिक थे, जो ईश्वर में विश्वास था पहले रामास्वामी का, वो विश्वास वो टूट गया और ये वहीं से क्या होते हैं, ये नास्तिक बन जाते हैं, यानी कि ईश्वर में से इनका विश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है और यहीं से ये ब्राह्मण विरोधी कार्यक्रमों को संचालित करने लग जाते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने तर्क पर बल दिया, ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है, ठीक है, तो व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए तर्क का सहारा लेना चाहिए, न कि अंधविश्वास, न कि रूढ़ियां, न कि परंपराओं का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है, अगला पॉइंट, रूढ़िगत विचारों के विरोधी जो गांधी की कांग्रेस से जुड़े, ठीक है, तो ये रूढ़िगत विचारों के विरोधी रहे हैं और ये गांधी जी की कांग्रेस से भी जुड़े, लेकिन बाद में महात्मा के ये प्रसिद्ध विरोधी बन जाते हैं। तो गांधी जी के साथ ये जुड़ते हैं लेकिन बाद में गांधी जी के विरोधी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं उनको हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझें। क्योंकि देखिए, गांधी के विचारों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि गांधी जो अस्पृश्यता के लिए जो विचार दिए, जो अस्पृश्यता के लिए कार्यक्रम गांधी जी ने चलाया, उससे ये प्रसन्न हो गए, ठीक है, और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अंततः हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस तो एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है, ठीक है, एक ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बढ़ाती है। और साथ के साथ गांधी भी क्या कर रहे हैं, गांधी भी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं और गांधी ने भी कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था का खिलाफत नहीं किया, कहीं पर भी इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ उस तरीके से आवाज नहीं उठाई जिस तरीके से उठानी चाहिए थी। तो इन सारी चीजों को देख करके इनके विचार जो थे वो महात्मा गांधी से खटास इनके अंदर आ गई और ये महात्मा गांधी के विचारों के विरोधी बन जाते हैं, ठीक है। 1925 में नायकर ने जिस द्रविड़ स्वाभिमान व आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की, उसी के अनुयायियों ने महात्मा गांधी का उपहास उड़ाते हुए नायकर को तंथाई पेरियार की संज्ञा दी, यानी कि महान व्यक्ति का नाम दे दिया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना, आप एक एक कंटेंट ध्यान रखना, जो यहाँ पर पीले करके बोल्ड करके लिखे गए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद रखें। पेरियार इज अ टर्म ऑफ द रिस्पेक्ट मीनिंग रिस्पेक्टेड सर, ग्रेट मैन और अ रिवर्ड ऑनर पर्सन्स, ठीक है। इन इंडिया रामास्वामी नायकर इज नोन एज एन एंटी ब्राह्मणिज्म एक्टिविस्ट, ध्यान रखना, और ये रैशनलिस्ट भी हैं, ठीक है, आउटस्पोकन पर्सन भी है ये। ही वॉज एन ओपोनेंट ऑफ द कन्वेंशनल आइडियाज, तो ये कन्वेंशनल आइडियाज के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि हम कन्वेंशनल चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे, कन्वेंशनल आइडियाज में बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल आइडियाज हैं वो एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा शोषण करते हैं। तो हमें ऐसे परंपरागत विचारों को छोड़ना होगा और हमें जो है वो हमें किस चीज़ का सहारा लेना है, तो भाई हमें जो है लॉजिक का सहारा लेना है, हमें तर्क का सहारा लेना है, ठीक है। In 1925, the followers of the Dravidian self-respect movement, which Naikar founded, bestowed upon him the title Tanthai Periyar, और मीनिंग जिसका मीनिंग है ग्रेट मैन, while simultaneously ridiculing महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, जाति व धर्म संबंधी आमूल परिवर्तनकारी विचारों के कारण ही, ठीक है, इनके जो जाति और धर्म को लेकर के जो इनके विचार थे बदलाव को, ये चाहते थे कि जाति और धर्म में बहुत ही रेडिकल चेंजेस आने चाहिए, जो परंपरागत चीजें हैं जाति और धर्म को लेकर के वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो परंपरागत चीजें हैं वो शोषण पर आधारित है। और इन्होंने कहा कि हमें इसी जाति और धर्म की परंपरागत चीजों को आमूल तरीके से बदलना है, रेडिकल तरीके से बदलना है, ठीक है। तो जब इन्होंने जाति और धर्म व्यवस्था के खिलाफ रेडिकल आवाज उठाई, क्रांतिकारी आवाज उठाई, तो इनकी आवाजों के कारण, इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण, एपी जनार्दन एक विचारक हैं, ठीक है, जनार्दनम, इन्होंने कहा कि पेरियार क्या है, पेरियार 20वीं सदी का महान दावेदार है, इरोड का शेर है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इनको संज्ञा दी। तो कभी कभी ऐसे मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है। पेरियार की ब्राह्मणवाद की खिलाफत का बीज जो है बनारस में बोया इन्होंने, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना भी आपको कि ये बनारस की यात्रा पर जब जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर देखते हैं जब ये इनको भूख लगी होती है तो ये मंदिर में जाते हैं, ठीक है, मंदिर में जहाँ पे भंडारा चल रहा होता है, ये भंडारे को खाने के लिए जाते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तो वहां पर इनको ये देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण है
ठीक है, वही उस भंडारे में खाने को मिलेगा और बाकी जातियों को, गैर ब्राह्मणों को बाद में भोजन मिलेगा जो बचा उचा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है भेष बदला, ठीक है, इन्होंने वेश बदला ब्राह्मण का, लेकिन इनके मूछे जो थी वो दर्शा रही थी कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो इसके साथ इनकी पहचान जब होती है कि ये गैर ब्राह्मण हैं, तो इनके साथ भेदभाव किया गया, इनको भोजन नहीं कराया गया ब्राह्मणों के साथ। तो उस सारी चीजों के जो इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था में देखा, ब्राह्मणवाद में देखा, उसी के खिलाफ इनके मन में क्या है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बीज उत्पन्न हुआ और यहीं से ये ब्राह्मण विरोधी बन जाते हैं और यहीं से ये जो है नास्तिक भी बन जाते हैं। ठीक है, अपनी युवावस्था में वे अपने पिता द्वारा घर पर दिए गए ब्राह्मण भोज में इन्होंने बाधा डालकर ये बनारस भाग जाते हैं और बनारस के घाटों पर ब्राह्मणों द्वारा गैर ब्राह्मणों के प्रति जो वहाँ के पंडित थे, वहाँ के जो पुजारी थे, उनके आक्रामकता ने क्या किया, पेरियार के मन में ब्राह्मणों के प्रति घृणा के बीज बो दिया। तो इस तरीके से इनके मन में जो है घृणा के बीज उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, नेट के पेपर में 2019 का पेपर है नेट का, उसमें आया हुआ है कि नास्तिक ये कब होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नास्तिक बनने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया, खास करके वो काशी की यात्रा के बाद। ठीक है, काशी की तीर्थ यात्रा पर गए जब ये, तो वहां से इन्होंने देखा कि गैर ब्राह्मणों के साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके साथ कैसे ब्राह्मणों के द्वारा बर्ताव किया जा रहा है। उस संदर्भ में ये क्या होते हैं, ब्राह्मणवाद के विरोधी हो जाते हैं और ब्राह्मणवाद के विरोधी के साथ साथ ये ईश्वर विरोधी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका नास्तिकता में पूरा विश्वास बन जाता है। चलिए आगे चीजों को देखते हैं हम फिर से। Because of his radical ideas regarding caste and the religion, A.P. Janardhanam called him the great contender of the 20th century and the lion of the erode. ठीक है, the seeds of the Periyar's opposition to the Brahmanism was sowed in the Varanasi या काशी। ठीक है, in this youth he disrupted as a Brahmin feast being held at the him home by his father and run away to the Varanasi. Next है आपका, in Varanasi the aggression of the Brahmin priced towards the non-Brahmins on the Ghat instilled in the Periyar a deep-seated hatred for the Brahmins. तो इस संदर्भ में इनके जो एंटी ब्राह्मण्स के थॉट्स थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है आपका बनारस यानी कि काशी की इस यात्रा के बाद ये जो है नास्तिक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि नास्तिक का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ठीक है, अब 1970 में यूनेस्को ने इन्हें सम्मानित करते हुए नए युग का पैगंबर कहा, दक्षिण एशिया का सुकरात कहा, वह समाज सुधार आंदोलन का पिता भी इनको यूनेस्को के द्वारा इस कैटेगरी की श्रेणी में इनको रखा गया। ठीक है, पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन का प्रचार करते हुए 1925 में एक साप्ताहिक पत्र जारी भी किया जिसका नाम था कुडी अराशु। ठीक है, जो ये तमिल भाषा में शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था, क्योंकि इस पत्रिका का उद्देश्य था कि भाई आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाना। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुडी अराशु नामक पत्रिका जो है वो तमिल भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया। ठीक है, आफ्टर दिस ट्रिप टू बनारस काशी he became an atheist. In 1970 UNESCO honored him, calling him the prophet of the new age, the Socrates of the South Asia and the father of the social reforms movement. Periyar promoted the self-respect movement and started the weekly newspaper Kudi Arashu in Tamil in 1925. ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए उन चीज़ों को हमने यहाँ पर बोल्ड करके येलो कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, रेड कलर में लिखा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को आप एग्जाम के पॉइंट से ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान तरीके से अच्छे तरीके से उसको आप रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बार एग्जाम में आपके नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आए यहाँ से, तो ऐसा नहीं कि अगली बार क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इन ख्यालों को आप निकाल दीजिए कि इस बार हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो ज़्यादा क्रोनोलॉजी से बन रहा है, तो अगली बार हम क्रोनोलॉजी को ही ज़्यादा पढ़ के जाएंगे। क्रोनोलॉजी को कितने क्वेश्चन बने, मैक्सिमम मानता हूँ 20 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आए, लेकिन 80 क्वेश्चन जो आए वो कैसे आए, वो आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उस बिहाफ पर आए हैं। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन कर लेते, 20 क्रोनोलॉजी को आप छोड़ दो मान लीजिए। ठीक है,
और फर्स्ट पेपर में आप अगर 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तब भी आपका JRF 100% श्योर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता भाई, है ना। तो आप 100% कभी नहीं कर सकते, आप 100% पर अटेम्प्ट मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए, किसी भी एक टॉपिक पे आप मत फंसे रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, इन बुक्स को बारे में हम बुक्स के बारे में कुछ देखते हैं। कौन कौन, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। फर्स्ट बुक, वाई वर वीमेन इंस्लेप्ट, ठीक है। पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थॉट ऑफ अ पेरियार। तो ये कुछ इनकी बुक्स हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वाली बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को मेंशन कर दिया, ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे पेरियार के सामाजिक विचार क्या है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके हमने यहाँ पे हेडिंग वाइज बना रखा है कि पेरियार के पहला जो विचार है वो सामाजिक भेदभाव का इन्होंने खंडन किया, ठीक है। आपको इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। पहली स्लाइड्स में हिंदी होगा, दूसरी स्लाइड्स में इंग्लिश आपको दिखेगा, ठीक है। और भी इस इन द सेंस हिंदी मीडियम के बच्चों का इस पर इंटरेक्शन ज़्यादा बन रहा है, तो इस लिहाज से हिंदी वाले कंटेंट पर हम ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, एंड इंग्लिश वाले कंटेंट पर भी हम उन सारी चीज़ों को समझाएंगे। बट कोशिश ये रहेगी कि इंग्लिश के बच्चे जो हैं वो भी इस पर इंटरेक्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। तो इनके जो सामाजिक विचार हैं उसमें है कि सामाजिक भेदभाव का इन्होंने विरोध किया, सामाजिक भेदभाव का इन्होंने खंडन किया, ठीक है। पेरियार ने जाति प्रथा, ठीक है, सामाजिक भेदभाव और ब्राह्मणवाद का इन्होंने बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों के जो धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए, ठीक है, आत्मसम्मान विवाहोत्सव आंदोलन चलाया, ठीक है, जिसका लक्ष्य था कि अंतरजातीय विवाह पर इन्होंने बल दिया, ठीक है। इस आत्मसम्मान विवाहोत्सव के द्वारा इन्होंने क्या किया कि अंतरजातीय विवाह पर बल दिया, और ये अंतरजातीय विवाह ऐसा विवाह था जिसमें ब्राह्मणों का कोई काम नहीं था, ठीक है। ये विवाह जो होते थे बिना ब्राह्मणों के संपन्न कराए जाते थे, ठीक है। तो इसलिए ये शुरू किया गया क्योंकि ब्राह्मणों का जो धार्मिक वर्चस्व बना हुआ था समाज में, उस धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो आप कह सकते हैं कि आत्मसम्मान विवाहोत्सव आंदोलन इन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो बनेंगे एग्जाम में वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पेपर में आते हैं, ठीक है। अब पेरियार का कहना था कि खर्च विवाह के बजाय हमें संतान की शिक्षा पर करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर हम खर्च करेंगे, ठीक है, शिक्षा पर खर्च करेंगे तो शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से हमारा तर्क का विकास होगा, ठीक है, हमारे अंदर लॉजिक आएगा, रीजन आएगा, तर्क का विकास होगा। जब तर्क का विकास होगा तो हम सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, रूढ़ियों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पैसा हम विवाह में खर्च करते हैं उस विवाह में खर्च करने के बजाय हमें संतान की शिक्षा पर खर्च करना है, संतान को तार्किक बनाना है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने शिक्षा पर बल देने की बात की। कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन और जनसाधारण के उत्थान के कार्यक्रम से भी प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के 1920 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, ध्यान रखना, ठीक है। कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन और जनसाधारण के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाया, पेरियार उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर के 1920 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये भी कभी क्वेश्चन बन जाए कि कांग्रेस को पेरियार ने कब ज्वाइन किया, 1919 में, 1920 में, 1921 में, है ना। तो इन्होंने कब ज्वाइन किया, 1920 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने हिस्सा लिया और खादी के प्रयोग को इन्होंने बढ़ावा दिया। ये लाइन जो है आपके आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के पेपर में, ठीक है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया है कि पेरियार ने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया या उसका विरोध किया, ठीक है। तो इन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि गांधी का जो असहयोग आंदोलन था उस असहयोग आंदोलन में पेरियार ने गांधी का पूरा साथ दिया और खादी को बढ़ाने में गांधी जी की मदद भी की है, ठीक है। ये मैं बता दूं फिर से आपको, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी लास्ट में जब पार्ट नंबर 2 हम वीडियोस करेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाई भी देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1921 में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंट की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया था, ठीक है। तो अब इनको 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, ईयर वाइज आप चीजों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब जब क्वेश्चन जो बनेंगे वो थोड़े से लेवल स्टैंडर्ड होंगे, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन बन रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बन रहे हो, लेकिन उनका आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चीजों को रिवाइज करेंगे, ठीक है।
जो चीज़ें यहाँ पर हाईलाइटेड फॉर्म में हैं, उन हाईलाइटेड फॉर्म्स को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, उनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए वही सेम चीज आपको इंग्लिश में पेरियार्स सोशल आइडियाज, ठीक है, सोशल आइडियाज में इनके रिजेक्शन ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, पेरियार कंडेम्ड द कास्ट सिस्टम, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द ब्राह्मणिज्म का इन्होंने कंडेम्ड किया, आलोचना की। ठीक है, ही ऑर्गेनाइज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज सेरेमनीज, इन्होंने इस सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया। क्यों ऑर्गेनाइज किया? टू चैलेंज द रिलीजियस डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स का रिलीजियस डोमिनेंस बना था उसको चैलेंज करने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज सेरेमनीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका ही आर्ग्यूड दैट मनी शुड बी स्पेंड ऑन दिस एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस रेदर देन द वेडिंग्स। ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी मनी को, अपने पैसे को, ठीक है, हमें कहाँ खर्च करना है? हमें उनके एजुकेशन पर खर्च करना है, रेदर देन द वेडिंग्स, वेडिंग्स के बजाय उनके एजुकेशन पर हमें पैसों को खर्च करना चाहिए। Influenced by the Congress Party program of the abolishing untouchability and upliftment the common people, Periyar joined the कांग्रेस इन 1920। ठीक है, पेरियार ने कांग्रेस को 1920 में ज्वाइन कर लिया। क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि कांग्रेस ने एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है, अनटचेबिलिटी को, ठीक है, अबॉलिश करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया, और जो कॉमन पीपल्स थे उन कॉमन पीपल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए जो प्रोग्राम चलाया, उससे प्रभावित होकर के पेरियार ने 1920 में क्या किया? कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ही पार्टिसिपेटेड wholeheartedly in Gandhi's non-cooperation movement and promoted the use of the खादी। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये लाइन जो है बता दो फिर से, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 2024 में। ठीक है, इन 1921 he was also elected as the president of the Madras Presidency Congress Committee। ठीक है, तो कांग्रेस कमेटी की जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुई थी उसमें इनको जो है प्रेसिडेंट्स के रूप में इलेक्ट किया गया 1921 में। ईयर वाइज याद रखेंगे। फिलहाल मैंने सारी चीजों को बोल्ड येलो कलर में लिख दिया है। ठीक है, अगला इनका जो सामाजिक विचार है वो है वायकाम सत्याग्रह के ऊपर। ठीक है, चलिए, गांधी जी के सत्याग्रह से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया? वायकाम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये वायकाम जो सत्याग्रह है वो गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित होकर इन्होंने शुरू किया। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया कि भाई हम सत्य के रास्ते पर चलेंगे, ठीक है, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, सत्य का हम समर्थन करेंगे, तो उसी तरीके से इन्होंने वायकाम सत्याग्रह चलाया। ठीक है, वायकाम कोट्टायम केरल तत्कालीन त्रावणकोर की एक रियासत थी। ठीक है, उस समय त्रावणकोर जो था, ठीक है, कोचीन जिसको हम कहते हैं, वायकाम उस वहां की क्या थी? एक रियासत थी। ठीक है, वायकाम। ठीक है, यहाँ पर ये सत्याग्रह बेसिकली जुड़ा किस बात से है कि यहाँ पर जो नीची जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इस संदर्भ में ये वायकाम सत्याग्रह है। ठीक है, यहाँ क्या था कि यहाँ लकड़ी के स्तंभों वाला एक मंदिर था। ठीक है, कहाँ पर? ये त्रावणकोर में, यानी कि वायकॉम पे। वायकॉम एक जगह है जो त्रावणकोर की एक रियासत थी उस समय। ठीक है, यानी केरला में है ये वायकॉम। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक लकड़ी का खंबा था, या लकड़ी से खंबे से बना एक मंदिर था, और इस मंदिर का नियंत्रण जो था वो दक्षिण भारत की चरम रूढ़िवादी जाति नंबूदरी ब्राह्मणों के पास इस मंदिर का नियंत्रण था। ठीक है, अब इस मंदिर में निम्न जाति के लोगों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी, और साथ में निम्न जाति को मंदिर के पास की सड़क पर भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। ये तो भाई बहुत गलत बात था। ठीक है, चलो एक बार को हम ये मान सकते हैं कि भाई चलो निम्न जाति के जो लोग हैं मंदिर में नहीं जा सकते, क्योंकि उस मंदिर पर जो नंबूदरी ब्राह्मण थे उनका कंट्रोल था, उस मंदिर पर कंट्रोल उन्होंने बना रखा था। लेकिन ये भी गलत था। उससे भी गलत क्या था कि भाई उस मंदिर के पास जो सड़क जा रही थी, उस सड़क पर जो निम्न जाति के लोग हैं उनको जाने की इजाजत नहीं। ये भाई क्या बात, कौन सी बात हो गई, है ना? तो इस तरीके का जो था भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, सोच सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बात से क्या होते हैं, ये बहुत नाराज होते हैं, और इस बात को लेकर के इन्होंने क्या किया? आंदोलन चला दिया। ठीक है, अब यही वायकम सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। इन सारी चीजों को एक एक करके हम यहाँ पर आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस मंदिर में प्रवेश तथा सड़क पर निम्न जाति के आने जाने की अनुमति की मांग लेकर जो है 1920 में कांग्रेस ने जो है सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब होता क्या है कि कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया कि भाई इस मंदिर में, इस सड़क पर
निम्न जाति के जो लोग हैं वो भी आए जाएंगे, उन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने मांग किया, ऐसा कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन चला दिया। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। फिर कांग्रेस ने प्रतीकात्मक व नाममात्र का दलित नेतृत्व उभारने के लिए पेरियार को भी इसमें शामिल कर दिया। अब कांग्रेस ने क्या चालाकी की कि भाई चलो कि हम ये आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, कि भाई मंदिर में प्रवेश दो दलितों को, सड़कों पर आने जाने के लिए कोई रोक टोक ना हो, तो इसमें हमें किसी ऐसे लीडर्स को सामने लाना होगा जो दलित वर्ग से जुड़ा हुआ हो। तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने पेरियार साहब को आगे ला दिया इस आंदोलन में। ठीक है, अब 1924 में गांधी जी भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है, और यह पहला अवसर था जब गांधी जी ने अस्पृश्यता का सार्वजनिक रूप से विरोध भी किया। ठीक है, तो वायकॉम सत्याग्रह में गांधी जी भी शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई थी और पेरियार भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए आगे, जहां गांधी जी सिर्फ सड़कों पर निम्न जाति को आने जाने का अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो वहीं पर पेरियार ने दलितों के लिए मंदिर खोलने का भी आवाज उठाया, आह्वान किया। गांधी जी कहते थे भाई कि चलो निम्न जाति के जो लोग हैं वो सड़क पर आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पेरियार कहते हैं नहीं, सड़क पर आने जाने तक काम नहीं चलेगा, बल्कि दलित लोग जो हैं वो मंदिर तक भी जाएंगे, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, उन पर मंदिर में कोई रोक टोक उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन पेरियार ने उपस्थित अस्पृश्यों से यह भी कहा कि वह मूर्ख है जो वहां पूजा करना चाहते हैं, तो मंदिर में तुम क्यों जा रहे हो, मूर्ख हो तुम लोग, ऐसा अस्पृश्य लोगों के लिए उन्होंने बोला कि भाई कि जो अस्पृश्य लोग हैं वो मंदिर में क्यों जा रहे हैं, जो मंदिर में जा रहे हैं इसका मतलब है वो मूर्ख हैं, वहां क्यों पूजा कर रहे हो आप लोग जाकर के। ठीक है, पेरियार को इस कारण से क्या हुआ, बंदी भी बना लिया गया और त्रावणकोर की जो रियासत थी उस समय उसमें उनको कैद भी कर दिया गया। कांग्रेस की नजर में वायकॉम सत्याग्रह जो था वो रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़ने में सफलता का प्रतीक था, जबकि पेरियार के मुताबिक यह क्या था, ऊंचे दर्जे का धोखा था जिसमें गांधी जी ने निम्न जातियों के साथ गद्दारी भी की। ठीक है, लेकिन इस पेरियार जो वायकॉम सत्याग्रह चला, वायकॉम सत्याग्रह को कांग्रेस ने माना कि भाई ये रूढ़िवाद के खिलाफ क्या है, आवाज उठाने का एक सफलतापूर्वक आंदोलन सफल रहा है। लेकिन पेरियार कहते हैं कि यह क्या था, यह जो वायकॉम सत्याग्रह अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के द्वारा चलाया गया जो, ये एक तरीके से धोखा था। गांधी जी ने निम्न जातियों के साथ क्या की, गद्दारी की। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि निम्न जातियों को सड़क पर जाने का अधिकार तो है लेकिन मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। वहीं पर पेरियार कह रहे हैं सड़क पर भी जाएंगे और निम्न जाति को लोग मंदिर में भी जाएंगे। ठीक है, अंबेडकर ने भी इस वायकॉम सत्याग्रह में जो है पार्टिसिपेट किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो ये प्रिंटेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए ये प्रिंटेबल नहीं होगा, और इसलिए आप इसका डिमांड अब मत कीजिएगा। आप मैक्सिमम चीज़ों की कोशिश कीजिए कि आपको क्या करना है, जो भी येलो चीज़ें लिखी गई हैं उनको आप अपने नोट्स में, अपने माइंड में बैठाइए। ठीक है, चीज़ों को सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, वही बात सेम टू सेम इंग्लिश में भी है। वायकॉम सत्याग्रह इंस्पायर्ड बाय द गांधी जी सत्याग्रह, ही लॉन्च द वायकॉम सत्याग्रह। ठीक है, तो गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि ये कहाँ पे था, ये एक त्रावणकोर की प्रिंसली स्टेट थी वायकॉम। ठीक है, देयर वाज एन टेम्पल विद द वुडन पिलर्स, देयर वर कंट्रोल्ड बाय द नंबूदिरी ब्राह्मण्स एंड एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स कास्ट ऑफ द साउथ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये वायकॉम है, ठीक है, वायकॉम एक बेसिकली टेम्पल पर, वुडन्स के पिलर्स पर ये बना हुआ टेम्पल था, और जो कि ये नंबूदरी ब्राह्मण्स के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता था। और ये नंबूदरी जो ब्राह्मण थे, ठीक है, नंबूदरी ब्राह्मण्स जो थे ये बहुत ही साउथ इंडिया के ऑर्थोडॉक्स कास्ट थे। ठीक है, ये किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ये तो निम्न जाति के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को तो दूर से देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, लोअर कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर दिस टेम्पल नॉर वर दे अलाउड टू यूज द रोड नियर द टेम्पल। ठीक है, और इसमें ये नंबूदरी ब्राह्मणों ने ये भी व्यवस्था कर रखी थी कि भाई जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो तो एक तो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, टेम्पल में एंट्री नहीं मिलेगी, दूसरा टेम्पल्स के पास से जो भी रोड जा रही है, ठीक है, उस रोड पर भी वो बैकवर्ड कास्ट के लोग जो है वो जा नहीं सकते। इन 1920 कांग्रेस स्टार्टेड सत्याग्रह डिमांडिंग entry into the temple and access to the road for the lower caste people।
ठीक है। 1920 में क्या होता है, 1920 में कांग्रेस ने एक सत्याग्रह की डिमांड की, सत्याग्रह स्टार्ट किया, और कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाई जो लोअर कास्ट के पीपल हैं इनको भी टेम्पल में एक्सेस मिलना चाहिए, टेम्पल की एक्सेस के साथ साथ रोड पर भी इनको एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है। द कांग्रेस ऑल्सो इंक्लूडेड पेरियार in this movement to create a symbol and a nominal दलित लीडरशिप। ठीक है। कांग्रेस ने सोचा कि भाई कम से कम हमें कोई ना कोई नॉमिनल एक लीडर मिलना चाहिए जो दलित वर्ग से हो। ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस मूवमेंट में जो है एक दलित लीडर पेरियार को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। इन 1924 गांधी जी ऑल्सो ज्वाइंड द मूवमेंट। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गांधी जी हैड पब्लिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। तो ये 1924 में गांधी जी भी इसको ज्वाइन करते हैं, इस मूवमेंट को, वायकम सत्याग्रह को, और ये पहला टाइम था, ठीक, गांधी जी ने जो पब्लिकली जो है अनटचेबिलिटी को प्रोटेस्टेड किया इसके अगेंस्ट में। ठीक है। वाइल गांधी जी ओनली wanted to secure the right of the lower caste to use the roads, Periyar also called for the opening the temple of the Dalits। अब देखिए यहाँ पर गांधी जी केवल लोअर कास्ट के राइट्स को इसलिए सिक्योर करना चाहते थे कि भाई वो गांधी जी कह रहे हैं कि उनको जो रोड्स पे आने जाने का राइट्स है उसको सिक्योर करने के लिए गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर पेरियार कह रहे हैं कि नहीं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको टेम्पल में भी एक्सेस मिलना चाहिए, न कि केवल रोड का एक्सेस। ठीक है। हाउएवर पेरियार ऑल्सो टोल्ड द अनटचेबल्स प्रेजेंट दैट ही इज अ फूल हु वांट्स टू वर्शिप देयर। ठीक है। तो पेरियार कहते हैं कि अनटचेबल्स लोग वहां जाते क्यों हैं, जब वहां पूजा करने आप क्यों जाते हैं, वहां पर तो जो जाता है वो मूर्ख है वहां पर, समझिए। ठीक है। पेरियार वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन द ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट। और पेरियार को क्या कहता है, जेल में रख दिया जाता है। ट्रावनकोर की जो प्रिंसली स्टेट थी उस समय, ट्रावनकोर, ठीक है, यहाँ पर राजाओं का शासन चलता था उस समय। ये 1924 की बात है। In the eyes of the Congress, the Wycombe Satyagraha was symbol of the success in the breaking orthodox barrier, while according to Periyar, it was a high-level deception, and Gandhi ji had betrayed the lower caste। अब यहाँ पर कांग्रेस की नज़र में ये वाइकॉम सत्याग्रह जो था ये तो सक्सेसफुल हो गया कि भाई हमने जो है ऑर्थोडॉक्स की जो बैरियर्स थे उसको हमने तोड़ दिया। लेकिन पेरियार की नज़र में क्या था कि ये एक तरीके से बहुत ही हाई लेवल का डिसेप्शन था, एक डिसीव था, एक तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, और गांधी जी जो है लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। अंबेडकर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वाइकॉम सत्याग्रह। तो अंबेडकर साहब ने भी इस वाइकॉम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। तो वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है। फिर अगला जो पेरियार का विचार है, सामाजिक विचार, वो आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में देखा जाता है। वाइकॉम सत्याग्रह से मिले सबक के बाद, ठीक है, अब वाइकॉम सत्याग्रह में अब इनको पता चल गया कि जो ये वाइकॉम सत्याग्रह था कहीं ना कहीं अंग्रेजों की, सॉरी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाल थी। गांधी जी ने इसमें दलितों के हितों की बात नहीं की, उनको मंदिर में एक्सेस देने की बात नहीं की। तो अब इस चीज से इनको सबक मिल गया पेरियार साहब को। अब इन्होंने क्या बोला कि अब हम भाई आत्मसम्मान आंदोलन करेंगे, हम जो दलित हैं अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वाइकॉम सत्याग्रह से मिले सबक के बाद पेरियार ने 1925 में, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन चला दिया। कब चलाया? 1925 में। ठीक है। वाइकॉम सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1924 के अंदर। ठीक है। सॉरी, 1920 में वाइकॉम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और ये 1925 में जो है आपका आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है। चलिए, अब इस आत्मसम्मान आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका एक लक्ष्य था कि तमिल प्रांत के जो गैर ब्राह्मण तमिलों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा का गौरव जगाना था। ठीक है। अब तमिल प्रांत की जो भी गैर ब्राह्मण हैं, जो तमिल प्रदेश के अंदर जो गैर ब्राह्मण हैं, उनके अंदर जो तमिलों के मन में, ठीक है, उनके अंदर अपनी जो द्रविड़ परंपरा है उस परंपरा का गौरव कैसे जगाएं, उसके लिए इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन को शुरू किया। ठीक है। इस आंदोलन ने क्या किया? ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना को भरने का प्रयास भी किया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कथन और कारण में खास करके। ठीक है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जो आत्मसम्मान आंदोलन है, इस आत्मसम्मान आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी, और जितने भी नॉन ब्राह्मण थे, ठीक है, जितने भी गैर ब्राह्मण थे, उन सारे गैर ब्राह्मणों को एक करने का ये सफल प्रयास भी था। ठीक है।
अब इसमें अस्पृश्य जातियां भी सम्मिलित थी, ध्यान रखना, इसमें जो अस्पृश्य जातियां थी, जो अछूत जाति के लोग थे, वो भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। अगला पॉइंट है, तमिल प्रदेश की स्त्रियों और युवा वर्ग को इस आंदोलन की ओर आकर्षित करने का विशेष प्रयास भी किया गया था। इसमें यह भी किया गया कि भाई जो भी तमिल प्रदेश के लोग हैं, चाहे उसमें महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, ठीक है, वो सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, चाहे वो युवा वर्ग के लोग ही क्यों ना हो, ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के ढेर सारे शिक्षित और अशिक्षित लोग बड़े उत्साह के साथ इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। आत्मसम्मान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि हिंदू पौराणिक कथाओं का खंडन किया, जिनमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, जिन पौराणिक कथाओं में, उन पौराणिक कथाओं का जो है आत्मसम्मान आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इस पौराणिक कथाओं का खंडन किया और ब्राह्मणवाद पर प्रहार करने के लिए इस आंदोलन ने अनेक जो है सांकेतिक अभियान भी चलाए। सांकेतिक अभियान का मतलब है कि उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि जैसे जो वाल्मीकि रामायण, ठीक है, वाल्मीकि रामायण जो था, अगर यहाँ पे समझे, वाल्मीकि रामायण के रावण को क्या किया गया, द्रविड़ जाति के आदर्श के नायक के रूप में चित्रित किया गया, और जो राम है, राम को आर्य जाति से जुड़े खलनायक के रूप में दिखाया गया, और कई हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी की गई इस आत्मसम्मान आंदोलन के समर्थनकारियों के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें जो है सांकेतिक रूप में ये कुछ अभियान चलाए गए थे, ठीक है। इस तरह की अनर्गल गतिविधियों से न केवल ब्राह्मण बहुत रुष्ट हुए, बल्कि बहुत सारे जो गैर ब्राह्मण नेता थे भी, उन्होंने भी क्या की, इस जो है आत्मसम्मान आंदोलन की आलोचना की, ठीक है। चलिए आगे इसी को कंटिन्यू फिर से करते हैं। वर्ण व्यवस्था को जड़ से मिटाने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन के नेताओं ने यह संकल्प पारित किया कि लोगों को अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम नहीं लगाने चाहिए। जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए मनीष मिश्रा, ठीक है, तो मिश्रा क्या है, मिश्रा ये जाति सूचक शब्द है, ठीक है, या कोई भी सरनेम है। तो इस आत्मसम्मान आंदोलन के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अपने नाम के सामने वो जाति सूचक उपनाम नहीं लगाएगा, सरनेम नहीं यूज करेगा, ठीक है। आगे देखिए, इस सुझाव को तमिल प्रदेश में न केवल गैर ब्राह्मणों ने विस्तृत रूप से अपनाया, बल्कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी इसे अपना लिया, ठीक है। अब ये तो चलो समझ में आता है कि भाई चलो जाति सूचक शब्दों को हम अपने नाम के सामने नहीं लगाएंगे, तो इसको तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि बहुत सारे गैर ब्राह्मणों ने तो अपनाया अपनाया, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी इस जाति सूचक वाले विचार को अपने नाम के आगे लगाना हटा दिया, ठीक है। आगे देखिए, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए पेरियार ने आत्मसम्मान विवाहोत्सव आयोजित किए, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण पुरोहितों को बुलाए बगैर विवाह संस्कार जो थे वो संपन्न कराए जाने लगे थे। अब ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती दिया जाने लगा, जिसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान विवाहोत्सव आंदोलन। अब इसमें होता था, इसमें विवाह तो एक तो अंतर जातीय विवाह होता था, इंटरकास्ट मैरिज होती थी। दूसरी बात, इस आत्मसम्मान विवाहोत्सव में क्या होता था कि इसमें ब्राह्मण पुरोहितों का कोई काम नहीं हो, बिना ब्राह्मण पुरोहित के हम शादी करेंगे, ठीक है। अब इस आंदोलन का निम्न उद्देश्य क्या था, मैंने कि बहुत ही जो कम से कम उद्देश्य था कि भाई कि हम कम से कम इतना प्रयास करेंगे कि जो पितृ सत्तात्मक समाज है ना, पितृ सत्तात्मक समाज इन द सेंस कि इस समाज में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, इसको हम कम से कम समाप्त करेंगे, ठीक है। समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। और आधिकारिक रूप से बात करें तो आत्मसम्मान आंदोलन के 5 उद्देश्य बताए गए, ठीक है। वो उद्देश्य क्या क्या थे, 5 उद्देश्य, कि कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई गांधी नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, और कोई ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। तो आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार हेतु पेरियार ने कुडी अराशु, ठीक है, ये तमिल भाषा में पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की, और रिवोल्ट, ठीक है, ये 2 कुछ पत्रिकाएं थी, इनका इन्होंने प्रकाशन शुरू किया, ठीक है। किस लिए, आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, जिसका नाम था कुडी अराशु और रिवोल्ट, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इतना क्लियर है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पेज आपको डायरेक्ट हिंदी में मिल गया, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य था कि हम इस आत्मसम्मान आंदोलन वाले टॉपिक को पहले हिंदी में क्लियर कर लेते हैं पूरा, फिर उसके बाद हम इसी चीज को हम जस्ट इंग्लिश में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फाउंडर ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, following the lesson learned from the Vycom Satyagraha,
पेरियार लॉन्च द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925। ठीक है, अब पेरियार को जो सबक मिली वो वायकोम सत्याग्रह से इनको सीख मिली, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया 1925 के अंदर। इट्स गोल वाज instills a sense of the pride in their Dravidian heritage among non-Brahmin Tamils of the Tamils province। ठीक है, अब इसका गोल क्या था कि भाई हम अपने जो द्रविडियन हेरिटेज है हमारी, है ना, उसके प्राइड को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण तमिल्स थे उनके अंदर, खास करके जो तमिल्स प्रोविंस में रहने वाले नॉन ब्राह्मण तमिल्स हैं, उनके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने जो द्रविडियन हेरिटेज हैं उन हेरिटेज को हम, उन प्राइड्स को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। This movement challenged the supremacy of the Brahmins and attempted to the foster sense of a unity among all non-Brahmins, including the untouchable castes। ठीक है, अब इस मूवमेंट ने जो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी उसको चैलेंजेस किया। ठीक है, और जो इसमें बहुत सारे जो अनटचेबल्स कास्ट थी उसने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया। स्पेशल एफर्ट्स वर मेड टू अट्रैक्ट विमेन एंड यूथ ऑफ द तमिल रीजन ऑफ दिस मूवमेंट। अब इसमें जो स्पेशल एफर्ट डाला गया था कि भाई इसमें हम कम से कम विमेन्स को, यूथ्स को, है ना, जो उस तमिल रीजन में रहने वाले लोग हैं, खास करके विमेन्स और यूथ्स, उनको हम इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराएं, उनको यहाँ पर हम ज्वाइन करवाएं। ठीक है, सब्सिक्वेंटली अ लार्ज नंबर ऑफ द एजुकेटेड एंड द uneducated people from the rural areas joined the movement with the great enthusiasm। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आया? अब इस मूवमेंट्स में जो मैक्सिमम एजुकेटेड थे और जो नॉन एजुकेटेड थे, ठीक है, उन लोगों ने भी ज्वाइन किया। ऐसा नहीं कि इसमें एजुकेटेड पर्सन ने ही बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, नहीं, इसमें एजुकेटेड बंदे जो थे उन्होंने ज्वाइन तो किया, बट जो नॉन एजुकेटेड थे, ठीक है, या जो अनएजुकेटेड पर्सन्स थे, पीपल्स थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट में बहुत ही एंथुसियास्टिक तरीके से पार्टिसिपेट किया, खास करके रूरल एरियाज के जो लोग थे। ठीक है, दिस एक्टिविस्ट ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रिफ्यूटेड हिंदू मैथोलॉजिकल नैरेटिव्स दैट वर परसीव्ड एज अ कंस्पिरेसी टू द एस्टैब्लिश्ड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ठीक है, ये एक्टिविस्ट जो थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट थे, इन्होंने हिंदू मैथोलॉजिकल जो नैरेटिव्स थे उनको तोड़ने का प्रयास किया, और ब्राह्मण की जो सुप्रीमेसी थी उसको भी इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया इस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, टू अटैक द ब्राह्मणिज्म एंड द मूवमेंट लॉन्च्ड सेवरल सिंबॉलिक कैंपेन्स। ठीक है, अब इस तरीके से इन्होंने ब्राह्मणों पर अटैक किया, और इन्होंने अपने मूवमेंट के दौरान बहुत सारे सिंबॉलिक कैंपेन भी लॉन्च किए। जैसे सिंबॉलिक कैंपेन क्या थे कि रावणा फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण वाज द पोर्ट्रेट एज द आइडल हीरो ऑफ द द्रविडियन रेस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि जो वाल्मीकि रामायण है, खास ध्यान रखना, ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण है, उस वाल्मीकि रामायण में यह पोर्ट्रेट किया गया कि जो रावण है, ठीक है, रावण जो है रामायण का, वो है आइडल हीरो ऑफ द द्रविडियन रेस। ठीक है, तो वो द्रविडियन रेस का आइडल हीरो है। ठीक है, एंड रामा वाज द प्रेजेंटेड एज एन विलेन एसोसिएटेड विद द आर्यन रेस, और राम को क्या किया गया? राम को आर्यन रेस से विलेन के रूप में दिखाया गया। एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू टार्निश विद द कैरेक्टर ऑफ द सेवरल हिंदूज डाइटीज, और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी ऐसे प्रहार किए गए। सच एज द outrageous activities not only the angered of the Brahmin but were also strongly condemned by the many non-Brahmins leaders। ठीक है, अब इसकी आलोचना कुछ ब्राह्मण्स ने तो करी, लेकिन जो गैर ब्राह्मण्स ने भी इसकी जो है इस मूवमेंट की क्रिटिसिज्म की उन्होंने। ठीक है, to eradicate the caste system completely, the leaders of the self-respect movement passed a resolution that people should not use the caste-based surname। ठीक है, अब इस आंदोलन ने, इस मूवमेंट ने यह इरेडिकेट करने का प्रयास किया कि जो भी गैर ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे, वो अपने सरनेम के आगे, ठीक है, वो अपने नेम के आगे सरनेम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दिस सजेशन वाज वाइडली अडॉप्टेड इन द तमिल रीजन, नॉट only
बाय द नॉन ब्राह्मण्स बट ऑल्सो बाय द मेनी ब्राह्मण्स। तो ये सजेशन जो है ब्रॉडली अडॉप्ट किया गया तमिल के रीजन्स में, और इसको केवल नॉन ब्राह्मण से अडॉप्ट नहीं किया बल्कि बहुत सारे जो ब्राह्मण्स ने वो भी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया कि भाई हम अपने नेम के आगे सरनेम यूज नहीं करेंगे। टू चैलेंज द रिलीजियस डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मण्स दे ऑर्गेनाइज सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, पेरियार ने ब्राह्मण्स के जो रिलीजियस डोमिनेंस थे उनको चैलेंज करने के लिए उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग्स का मूवमेंट स्टार्ट किया, इन which marriage ceremonies were performed without the invitation of the Brahmins priest। अब इसमें कहा गया कि हम मैरिज सेरेमनीज को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, लेकिन बिना ब्राह्मण प्राइस्ट के करेंगे, बिना ब्राह्मण के पुजारियों के हम अपनी शादी विवाह को संपन्न करेंगे। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज अबॉलिशन ऑफ द पैट्रियार्की। ठीक है, इसका दूसरा लक्ष्य और था कि भाई हम पैट्रियार्की की सोसाइटी को खत्म करेंगे। ऑफिशियली देयर वर 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अब इस सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट था इसके 5 कुछ ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे देयर इज नो गॉड, नो रिलीजन, नो गांधी एंड नो कांग्रेस एंड द नो ब्राह्मण्स। ठीक है, टू प्रोपोगेट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार स्टार्टेड द पब्लिशिंग कुडी अराशु एंड द रिवोल्ट। ठीक है, ये कुडी अराशु क्या है, तमिल्स में एक मैगजीन थी, उसका इन्होंने पब्लिश किया, खास करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरीके से कुडी अराशु और रिवोल्ट नामक मैगजीन्स को इन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखते हैं निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी यानी कि एथिस्ट। निरीश्वरवादी वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जो अल्लाह या गॉड में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं निरीश्वरवादी। ठीक है, साम्यवादियों व मार्क्सवादियों की तरह पेरियार ईश्वर व धर्म की सत्ता में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मार्क्स की विचारधारा में विश्वास करते हैं, कि ये मार्क्सवाद को समर्थन देते हैं। ठीक है, नहीं, इन्होंने मार्क्सवाद की भी आलोचना की है, ऐसा नहीं है कि ये मार्क्सवाद के समर्थक है, नहीं, इन्होंने मार्क्सवाद की भी आलोचना की है। लेकिन मार्क्स ने, जैसे मार्क्सवाद ने ईश्वर और धर्म को क्या माना है, अफीम की तरह माना है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर और धर्म की सत्ता में हम विश्वास नहीं रखते। ठीक है, इनके अनुसार ईश्वर ने कभी भी किसी को अपना दर्शन नहीं दिया और ईश्वर व धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण हमेशा भय होता है, अज्ञानता होती है और गरीबी होती है। ठीक है, तो ईश्वर को क्यों उत्पन्न किया जाता है, ईश्वर को उत्पन्न करने के पीछे भय होता है। लोग अज्ञानता के कारण ईश्वर को मानते हैं, गरीबी के कारण लोग ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, जिस दिन आपके मन से भय खत्म हो जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगा, उस दिन से आप ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, जिसने भी ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है, ऐसा जो है पेरियार साहब कहते हैं। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है, यानी कि असभ्य है। बर्बर का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति के विवेकशील चिंतन पर बल दिया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति क्या है, एक तार्किक प्राणी है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, तो व्यक्ति को जो कुछ भी करना है वो अंधविश्वासों के आधार पर नहीं, वो रूढ़ियों के आधार पर नहीं, बल्कि उसको अपने तर्क के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं। इनका जो विचार है खास करके उदारवादी दर्शन के करीब माना जाता है। Atheists like the communist and Marx Periyar didn't believe in the existence of the God or the authority of the religion. According to him, God has never revealed himself to anyone, and the root cause of the origin of the God and the religion is fear, ignorance, and the poverty. Whoever invented God is a fool. Whoever preaches about the God is wicked. Whoever worships God is the barbarian. ठीक है, he emphasized rational thinking in individuals. ठीक है, तो ये individuals की rational thinking, तार्किक सोच पर बल देने वाले थिंकर हैं। अब अगला इनका सामाजिक विचार क्या है, उससे पहले एक बार हम टाइम देखते हैं, कितना समय हुआ हमारी वीडियोस को, 48 मिनट्स। कोई नहीं, चलते हैं आगे भी देखते हैं। ठीक है, अब ये उदारवाद के प्रबल समर्थक हैं। पेरियार ने मानवीय विवेक और स्वतंत्रता के समर्थक थे ये। ठीक है, इन्होंने मानवीय विवेक को ध्यान में रखा। ठीक है, कि मानव के अंदर विवेक होता है, मानव विवेकशील प्राणी है, मानव स्वतंत्रता की चाह करता है, मानव की इच्छा है कि वह मंदिर में जा सके। ठीक है, तो आप दूसरी जाति के लोग मंदिर में दूसरे जाति के लोगों को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि मानव जब स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। तो कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं इस सड़क पे जा सकूं, इस मंदिर में जा सकूं, तो आप कौन होते हैं
इस मंदिर में किसी को जाने से रोकने वाले। ठीक है, तो ये उदारवाद के बहुत ही बड़े समर्थक हैं, इसलिए जन्म आधारित जातिवादी व्यवस्था और छुआछूत की ये प्रबल विरोधी माने गए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो जन्म के आधार पर, अब भाई कोई अगर पिछड़ी जाति में जन्म ले लिया तो उसकी क्या गलती है ना, तो उसके साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अगर किसी के हाथ में ये हो कि भाई वो अगली जाति में जन्म ले तो पिछड़ी जाति में क्यों जन्म लेगा, है ना, ये किसी के हाथ में नहीं है। तमिलनाडु के गुरुकुलम प्रकरण में इन्होंने हिंदू गुरुकुलों में बढ़ते जाने वाले जातीय भेदभाव का इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया कि जो हिंदू गुरुकुल है वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पेरियार के मत में धर्म, अंधविश्वास, माननीय शोषण है, रूढ़ियों कुरीतियों का क्या है, ये सब पोषक है, इनको आगे बढ़ाने में ये धर्म अंधविश्वास बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है, पेरियार के अनुसार व्यक्ति को कोई विचार इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए कि यह पूर्वजों के द्वारा दिया गया है या धर्म के द्वारा अथवा धर्म ग्रंथों में बताया गया विचार है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को कोई विचार इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वह विवेकीय ज्ञान इसके निर्धारण का एकमात्र आधार है, ऐसा पेरियार साहब का मानना है। ठीक है, पेरियार कहते हैं हम कोई विचार को इसलिए नहीं स्वीकार करेंगे कि ये विचार हमारे दादा ने दिया था, हमारी दादी ने दिया था, या गीता में लिखा गया है, महाभारत में लिखा गया है, धर्म ग्रंथों में बताया गया है, इस आधार पर हमें कोई विचार स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि पेरियार कहते हैं कि हमें कोई विचार तभी स्वीकार करना चाहिए जब वह विवेक, तर्क, ज्ञान के आधार पर सही हो, उस आधार पर हमें उस विचार को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये उदारवाद के प्रबल समर्थकों में से एक माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द लिबरलिज्म, पेरियार वाज अ proponent of the human reason and the freedom. Therefore, he was a strong opponent of the caste system based on the birth and the untouchability के birth बेस पर। ठीक है, अनटचेबिलिटी का ये ओपोनेंट करते हैं जो अनटचेबिलिटी बर्थ के बेस पर बनाई गई है, कास्ट सिस्टम के बेस पर बनाई। ठीक है, इन द गुरुकुलम इंसिडेंट द तमिलनाडु ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस इन द हिंदू गुरुकुल्स। ट्रेडिशनल स्कूल्स में, जो हिंदू गुरुकुल्स में क्या होते थे कि भाई जो नॉन हिंदूज थे, ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण्स थे, उनको गुरुकुलम में एंट्री नहीं मिलती थी। इन पेरियार्स व्यू रिलीजन fosters superstitions, human exploitation traditions and the harmful customs. According to him, a person should not accept any idea simply because of it has been passed by the down accenters or the prescribed by the religion or the religious texts. Rather the rational knowledge is only the basis of the determining its validity. तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें अगर कोई भी आइडिया को एक्सेप्ट करना है तो इस बिहाफ पर नहीं कि ये आइडिया हमारे एक्सेंटर्स ने दिए हैं या ये आइडिया जो है रिलीजियस टेक्स्ट में लिखे गए हैं या ये आइडियाज हमारे जो है पूर्वजों ने दिया। ठीक है, बल्कि हमें कोई भी आइडियाज को एक्सेप्ट करना है तो रैशनल बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर हमें डिटरमाइन करना है कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, कितना वो वैलिड है, कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, छठा इनका जो सामाजिक विचार है वो है नारीवाद के समर्थन के, इन्होंने समर्थन किया है। पेरियार ने नारी शिक्षा, तलाक, महिलाओं की का संपत्ति में अधिकार के साथ साथ एक क्रांतिकारी बात कही कि महिलाओं की लैंगिक व गर्भाधान पर नियंत्रण का भी समाधान हो। ठीक है, एक तो इन्होंने कहा कि महिला को शिक्षा मिलना चाहिए, महिला को तलाक का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि महिलाओं को भाई लैंगिकता व गर्भाधान पर नियंत्रण का भी समाधान हो, यानी कि महिलाओं को अपने अबॉर्शन कराने का भी अधिकार हो कि उनको कब जो है एक तरीके से प्रेग्नेंट होना है या कब नहीं होना है, यह उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, यह अधिकार भी महिलाओं को मिलना चाहिए, ऐसी बात जो है पेरियार साहब कहते हैं। ठीक है, पेरियार ने पितृ सत्तात्मकता के विरोध में कहा कि क्या बिल्लियों ने कभी चूहों को आजाद किया है ना, बिल्ली कभी चूहे को आजादी नहीं देती, बिल्ली ऐसे चूहे को देखेगी वो खा जाएगी। तो लोमड़ियों ने कभी बकरियों को आजादी दी है, नहीं दी है ना। इस बात को लेकर आप यकीन मानिए कि पुरुष कभी भी महिलाओं को मुक्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे बिल्ली कभी चूहे को नहीं छोड़ती, लोमड़ी कभी बकरी को नहीं छोड़ती, वैसे पुरुष कभी महिला को आजादी नहीं देगा। ठीक है, पेरियार ने तमिलनाडु और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में
महिलाओं के दमन के रूप में विवाह की रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी, व्हाई वर वीमेन इंस्लेव्ड। इसमें इन्होंने कहा कि यद्यपि निर्धारित विवाहों का उद्देश्य दंपति को जीवन भर साथ रहने में सक्षम बनाना था, लेकिन इनका दुरुपयोग महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई जो विवाह का उद्देश्य था, विवाह का उद्देश्य था कि भाई जो दंपति है, दंपति इन द सेंस जो पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी साथ रह के अपने जीवन को सक्षम बनाए, अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इस विवाह का उद्देश्य किसमें बदल गया? इसका दुरुपयोग हुआ और इसमें महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इस वैवाहिक प्रथा का उपयोग किया गया। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। सपोर्टर ऑफ द फेमिनिज्म, पेरियार एडवोकेटेड फॉर विमेन्स education, divorce and the women's right to property, and also made the revolutionary statement that women's sexuality and control over their own bodies and the reproduction should be respected. In opposition to the patriarchy, Periyar said, have cats ever freed mice? Have foxes ever given freedom to the gods? You can be sure that men will never liberate the women's. Next है, Periyar fought against the conservative traditions of marriage that he saw as a form of the oppression against the women in Tamil Nadu and throughout the Indian subcontinent. In his book, Why Were Women Enslaved? He argued that although arranged marriages were intended to enable couples to live together for a life, but they were misused to enslave women. ठीक है, तो अगला देखते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था पर इनके क्या विचार हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का ये विरोध करते हैं। नायकर ने वर्णाश्रम को सामाजिक भेदभाव का प्रतीक मानते हुए इसकी कटु आलोचना की है। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई समाज में वर्ण के आधार पर समाज का विभाजन क्यों हो रहा है, कि ब्राह्मण ऊपर क्यों है, क्षत्रिय उसके नीचे क्यों है, वैश्य फिर क्यों, शूद्र क्यों सबसे नीचे है ना। तो उन्होंने कहा कि इस आधार पर जो समाज का विभाजन है ना, वो गलत है। कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन को नायकर ने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने वाला एक उपाय माना था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जो वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया, वो कारगर उपाय साबित हो सकता था। गांधी जी ने 1927 में वर्णाश्रम धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई वर्णाश्रम व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन गांधी का जो वर्णाश्रम व्यवस्था था वो कर्म के आधार पर था। ध्यान रखना, कर्म आधारित था, ना कि जाति आधारित। ठीक है, गांधी जी ने गैर ब्राह्मणों से अनुरोध किया कि ब्राह्मणों के प्रति वो रोष प्रकट करते हुए उन्हें वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू धर्म की आधारशिला है। ठीक है, इस बात से जो है एक तरीके से पेरियार जो है गांधी जी से नाराज हो जाते हैं कि गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मणों के प्रति जब गुस्सा अपना प्रकट करते हैं तो उन्हें वर्ण व्यवस्था को धर्म संकट में नहीं डालना चाहिए, गैर ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था को नहीं समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा गांधी जी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गांधी जी के मत में वर्णाश्रम अंतरजातीय विवाह या अंतरजातीय प्रतिभोज के विरुद्ध नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी के विचार में वर्णाश्रम व्यवस्था जो था उसमें अंतरजातीय विवाह नहीं था, अंतरजातीय प्रतिभोज भी नहीं था। ठीक है, तो गांधी जी का वर्णाश्रम व्यवस्था जो सीधी सी बात है वो कर्म की बेस पर आधारित है। ठीक है, कर्म आधारित था। लेकिन इसके विपरीत नायकर का क्या विश्वास था कि तमिल प्रदेश में जो वर्णाश्रम है वो धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करता है और सभी गैर ब्राह्मणों को शूद्र का दर्जा देता है। तो इन्होंने कहा कि भाई तमिल प्रदेश में हम वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो धर्म के प्रत्येक क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करता है और साथ के साथ गैर ब्राह्मणों को शूद्र का दर्जा भी देने का कार्य कर रहा है ये वर्णाश्रम व्यवस्था। तो ऐसी वर्णाश्रम व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में अगला देखते हैं। वर्णाश्रम धर्म पालन के कारण सारे गैर ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों की सेवा करने और अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमें वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करना है। अगर पालन करेंगे तो क्या होगा, तो जितने भी गैर ब्राह्मण होंगे वो सब किसके शरण में चले जाएंगे, ब्राह्मणों के शरण में उनकी सेवा करने चले जाएंगे और हमेशा जो गैर ब्राह्मण होंगे बेचारे वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण अपमानजनक जीवन जिएंगे।
तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। नायकर के मत में वर्णाश्रम, धर्म, अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जन्म देने वाला ये व्यवस्था है, तो इसलिए इन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया, इस व्यवस्था को समाप्त करने की बात की। ठीक है, चलिए opposition into the Varna system. Naikar harshly criticized the caste system, considering it a symbol of the social discrimination. He viewed that the Congress party efforts to abolish the untouchability as means of eliminating the caste system. ठीक है, इनके विचार में था भाई कि जो कांग्रेस सिस्टम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। गांधी हैड एक्सप्रेस्ड हिज फेथ इन द कास्ट सिस्टम 1927। गांधी ने अपना जो फेथ था वो 1927 में कास्ट सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस किया कि भाई हमारा विश्वास तो कास्ट सिस्टम में है। गांधी रिक्वेस्टेड नॉन ब्राह्मण्स दैट व्हाइल एक्सप्रेसिंग देयर restatement towards the Brahmins that should not attempt to destroy the caste system as it was the foundation of the Hinduism. गांधी ने रिक्वेस्ट किया नॉन ब्राह्मणों से कि भाई जब आप लोग अपने स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो ब्राह्मणों के ऊपर आप अटैक कर रहे होते हैं, तो आप कास्ट सिस्टम को मत खत्म कीजिए, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम है, सॉरी जो वर्णाश्रम सिस्टम है या जो कास्ट सिस्टम है, ये हिंदू रिलीजन में बनाया गया है और ये हिंदू रिलीजन का क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, हाउएवर इन गांधीज व्यू द कास्ट सिस्टम वाज नॉट अगेंस्ट द इंटरकास्ट मैरिज और द इंटरकास्ट डाइनिंग। इन कंट्रास्ट नायकर बिलीव दैट इन द तमिल रीजन the caste system established in the dominance of the Brahmins and in every spheres of life and the relegated in all non-Brahmins to the status of the Shudras. He argued that the adherence to the caste system would force all non-Brahmins to serve only Brahmins and the life for a life a humiliation. In Naikar's opinion, the caste system gives rise to social evils such as the untouchability and the child marriage. तो ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो चाहे वर्णा सिस्टम हो, नायकर के ओपिनियन में यही था कि भाई ये सब चीजें क्या है, सोशल इविल्स हैं और इससे एक तो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बढ़ती है, सोसाइटी के अंदर जो है एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है और चाइल्ड मैरिज को इससे प्रमोशन मिलता है। तो इस तरीके से हमें इस वर्णाश्रम सिस्टम को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। अगले पार्ट में देखेंगे पेरियार का राजनीतिक दर्शन क्या है, इसके बारे में एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो, पीपीटी स्लाइड्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज हम ब्लैक वाले पीपीटीज को हटा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।